नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा त्रिपाठी। आज आप सबके समक्ष जिस विषय को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, उसका शीर्षक है भाषा विज्ञान का स्वरूप। मनुष्य अपनी वाक शक्ति से ज्ञान विज्ञान आदि अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पहचान बना चुका है। वैदिक ऋषियों ने भी भाषा और उसकी कलात्मक परिणति के संकेत दिए हैं। ऋग्वेद के वाक सूक्त में 8 मंत्र इस आशय का संकेत देते हैं। वहां यह भी कहा गया है कि वाक तत्व या भाषा ही वह दिव्य ज्योति है जो मानव को ऋषि, देवता या विद्वान बनाती है। भाषा विज्ञान का स्वरूप किस तरह का होना चाहिए, भाषा विज्ञान के स्वरूप के लिए कौन कौन से तत्व हैं जो महत्वपूर्ण हैं, आवश्यक हैं, उन सब पर मैं आपसे अब चर्चा करूंगी। भाषा विज्ञान के स्वरूप को निश्चित करने के लिए 5 तत्वों का होना आवश्यक है। पहला तत्व है वह है मानव मुखोच्चारित। भाषा विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः सांकेतिक, स्पर्श, यंत्रधारित आदि भाषाओं का अध्ययन न करके मानव मुख के विभिन्न अवयवों से उनके सहयोग से उच्चारित भाषा का अध्ययन किया जाता है। विशेष संदर्भों में कुछ अन्य सार्थक ध्वनि संकेतों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कार का हॉर्न, मंदिर की घंटी बजना आदि, लेकिन भाषा विज्ञान के अंतर्गत इनका अध्ययन नहीं किया जाता। दूसरा जो तत्व भाषा विज्ञान के स्वरूप के लिए वांछनीय है वो है यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक। ध्वनि और अर्थ, इसके परस्पर संबंध से उभरने वाली संकल्पना को ध्वनि प्रतीक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ध्वनि सुनने के पश्चात जो चित्र संकल्पना उभरती है वह प्रतीक है। ऐसी संकल्पना में ध्वनि ही सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। यह संकल्पित रूप या नाम पहले एक व्यक्ति के द्वारा अपनाया जाता है, फिर उसे समाज सापेक्ष स्वीकृति मिलती है। इस संकल्पना में कुछ ध्वनियों का क्रमिक प्रयोग किया जाता है। यह ध्वनि क्रम उस भाषा समुदाय में सर्वमान्य होता है। अर्थ अभिव्यक्ति की यह संकल्पना पूर्णतः यादृच्छिक होती है। एक भाषा में एक संकल्पना के लिए एक विशेष ध्वनि प्रतीक क्रम का प्रयोग होता है, तो दूसरी भाषा में उसी के लिए भिन्न ध्वनि प्रतीकों के भिन्न क्रम का प्रयोग होता है। इसे हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हिंदी में घर, संस्कृत में गृह तथा अंग्रेजी में हाउस शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में लड़की, संस्कृत में बालिका और अंग्रेजी में गर्ल शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाषा की यादृच्छिकता व्यक्ति स्तर पर न होकर समाज पर होती है। एक भाषा समाज में एक यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार निश्चित ध्वनियों से निश्चित जीव या वस्तु का बोध होता है। अतः यह माना जा सकता है कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक पर आधारित होती है। अगला जो भाषा का महत्वपूर्ण तत्व है वह है व्यवस्था। भाषा की संरचना यादृच्छिक आधार पर होती है, किंतु प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है। यह व्यवस्था ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य और अर्थ आदि स्तरों पर होती है। एक भाषा समुदाय के सभी सदस्य इसी व्यवस्था आधार पर भाषा को बोलते, सुनते और उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। दो भाषाओं की कुछ व्यवस्थाओं का समान होना संयोग की बात है, किंतु समस्त व्यवस्थाएं समान नहीं हो सकती हैं। यदि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी की पुरुष संबंधी अन्य मध्यम तथा उत्तम पुरुष की सामान्य व्यवस्था समान है, तो लिंग व्यवस्था में उसमें पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है।
हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो लिंग हैं, तो संस्कृत में पुल्लिंग स्त्रीलिंग के साथ नपुंसक लिंग भी है। तीनों लिंगों की व्यवस्था है। अंग्रेजी में मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन, ये 4 लिंग हैं। भाषा के विभिन्न संदर्भों की व्यवस्था एक दूसरे पर आधारित होती है और यथा शब्द की चर्चा करते हुए एक तरफ उसमें संबंधित विभिन्न ध्वनियों की व्यवस्था करते हैं, तो आर्थिक संरचना में वाक्यगत प्रयोग पर भी विचार करते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि भाषा भावाभिव्यक्ति का ऐसा आधार है जो कि विभिन्न आधारों की सबल व्यवस्था पर निर्मित है। सामाजिक आधार भाषा विज्ञान के स्वरूप का अगला महत्वपूर्ण तत्व है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। भाषा मानवीय संस्कृति, सभ्यता और सामाजिकता का मूलाधार है। एक समुदाय विशेष में विभिन्न सदस्यों के आपसी संबंधों की निकटता और परस्पर विचार विनिमय के कारण एक भाषा का प्रयोग होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा विशेष समाज के समुदाय पर विशेष आधारित होती है। भाषा समुदाय का विस्तारक क्षेत्र विशेष प्रदेश विशेष से लेकर राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक हो सकता है। इन रूपों में क्रमशः अवधी, पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी को हम देख सकते हैं। भाषा निश्चय ही मानव समुदाय पर आधारित होती है। विचार विनिमय भाषा विज्ञान के स्वरूप का अगला महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा का मुख्य गुण होता है संप्रेषणीयता। मानव भाषा के माध्यम से चिंतन और मनन के साथ अपने विचारों को दूसरों तक पूर्णतः पहुंचाने में सफल होता है। भाव अभिव्यक्ति या विचार आदान प्रदान की विभिन्न मानवीय व्यवस्थाओं में भाषा व्यवस्था सर्वाधिक प्रभावशाली और सफल है। भावाभिव्यक्ति के अन्य माध्यम मुख्यतः संकेत सीमा तक कार्य कर पाते हैं, जिसके कारण सूक्ष्म तथा मौलिक अभिव्यक्ति संभव नहीं होती है। चौराहे की लाल हरी बत्ती होने और मंदिर के घंटे बजने से संकेत भाव का ज्ञान होता है। भाषा मानव विचारों की पूर्ण सार्थक और सशक्त संवाहिका है, जिसके माध्यम से स्पष्ट तथा सरल स्वरूप में विचार विनिमय संभव होता है। आशा करती हूँ कि भाषा विज्ञान के स्वरूप के लिए जो महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, वे सब आप समझ पाए होंगे। भाषा विज्ञान के विषय में और बातचीत करने के लिए मैं आप सबसे अगले व्याख्यान में मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।